अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है रूह यारम बाय अरीशा, एपिसोड 9। सारिम आज अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। इसे कभी सोचा भी नहीं था कि वो रूह को यहाँ तक लाकर वापस छोड़ जाएगा। इस वक्त वो यारम के घर के बाहर खड़े थे। रूह, एक बार फिर सोच लो, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ पर छोड़कर जाना चाहिए। मैं कोई और तरीका निकालता हूँ मायरा को बचाने का। नहीं सारिम, यारम कोई मेरे लिए गैर नहीं है। मुझे इनके साथ डर लगेगा। ज़रा सोचिए, मायरा किस हाल में होगी। मैं एडजस्ट कर लूँगी। यारम को समझाऊंगी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इससे अलहदगी चाहती हूँ, और वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे इनसे अलग होना ही पड़ेगा, और तलाक के बगैर तो कहीं नहीं जा सकती। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि इतना बड़ा फैसला इसने कब किया, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि यारम कभी ये काम नहीं छोड़ने वाला, और एक कातिल के साथ इस एकाम जिंदगी गुजारने का ख्वाब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि यारम के लिए भी परेशानी का सबब थी। यारम अलग दुनिया का वासी था और वो दोनों एक नहीं हो सकते थे। अगर यारम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता तो रूह भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो दिन रात लोगों का कत्ल करे। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो खसर और शारिफ भी यहीं पर थे। जब से ये सब कुछ हुआ था, रूह का खसर से एक बार भी सामना ना हुआ था। वो जो भी कभी अपने काम के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता था, आज रूह की नज़रें पढ़कर शर्मिंदगी से नज़रें चुरा झुका गया। रूह, ये क्या हरकत की तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? कहीं चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाज़ा भी है डेविल कितने गुस्से में है? क्या करेंगे आपके डेविल? कत्ल करेंगे मुझे, जिस तरह से वो और लोगों को मारते हैं। रूह शारिफ की बात काटते हुए बोली, रूह, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती की क्या सज़ा हो सकती है। शारिफ ने उसे समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की। मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए शारिफ भाई कि मैंने आपको भाई कहा था। आप भी यही काम करते हैं ना, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। क्या आपको कभी तरस नहीं आता जब कोई आपके सामने तड़पता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है? आपको इस पर ज़रा तरस नहीं आता? रूह इससे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। बस शारिफ, बहुत हुआ, अब जाओ हैदर को ले जाओ, सारिम की बेटी को छुड़ाओ, मैं अभी हैदर को लेकर आता हूँ। शारिफ ये कहकर बाहर चला गया। थैंक यू इंस्पेक्टर सारिम, आपने हमारा काम कर दिया, वरना आपका काम कभी नहीं होता। खसर को इग्नोर करके सारिम से मुखातिब हुआ, और हमें शर्म दिलाने से बेहतर है रूह के तुम खुद शर्म करो। तुम्हें पता है जो हरकत तुमने यही यहाँ दुबई में की है, वही अगर पाकिस्तान में की होती तो क्या होता? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है, ये तो तुम भी जानती हो। ना इसे खानदान पूछता है और ना ही शौहर। ये तो तुम एहसान मानो यारम का। वो इस वक्त सारिम को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जिसे यहाँ सारी मौजूद ही ना हो। लेकिन इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रूह बोल उठी। मैंने नहीं कहा था कि आपके यारम को मुझे ही पूछे। मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, और कोई भी साथ मेरे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता बकौल आपके। मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ, तो इनकी नज़रों में तो वैसे भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही हो, तो बेहतर है अपनी इज्जत बनाने की छोड़ दे मुझे, और मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। रूह एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। रूह, तुम वहाँ जाना चाहती हो? इन लोगों के पास जिन लोगों ने तुम्हें बेच दिया? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों के पास नहीं, बल्कि इन लोगों के पास जो ना तो बेटियों का सौदा करते हैं और ना ही दूसरों के कत्ल करते हैं। माफ़ कीजिए कि खसर भाई, पाकिस्तान में दारुल मान की कमी नहीं है। रूह ने गुस्से से कहा। दुबई के डॉन की बीवी दारुल मान में रहेगी? संभल जाओ रूह, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है डेविल कितना परेशान है? हमारा सारा काम रुका हुआ है और यहाँ तुम्हारे चोचले खत्म नहीं हो रहे। क्या कर दिया है इन 4 महीनों में तुमने यारम के साथ कि उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं है? खसर ना चाहते हुए भी इसके सामने यारम की बेबसी बयान कर रहा था कि शायद इसकी ही बात समझकर वो यारम को छोड़ने का फैसला बदल दे और अपनी बचकाना हरकत छोड़ दे। खसर अभी इससे कुछ कहता, इससे पहले ही दरवाज़ा खोलकर यारम अंदर दाखिल हुआ। वेलकम बैक बेबी। यारम इसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और इसे अपने सीने से लगाया। सबके सामने यह हरकत रूह को शर्मिंदा कर गई। आई मिस यू सो मच। कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? एंजॉय किया? और वो शायद नहीं, यकीनन इसका मजाक बना रहा था। सारिम को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर वक्त वो कंट्रोल कर गया, क्योंकि शारिफ हैदर को लेने गया हुआ था और सवाल इसकी बेटी का था। ये तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? रूह, यारम ने इसके बाजू पर बंदी पट्टी को देखते हुए कहा, लेकिन इसका जवाब सुनने से पहले ही वो सारिम की तरफ लपटा था। क्या क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ?
कैसी लगी इससे चोट? खसर डॉक्टर को बुलाऊं? वो बेकरारी से इसका बाजू देखने लगा, जबकि साथ साथ सारिम को सख्त निगाहों से घूर रहा था। छत से कूदते हुए चोट लग गई। रूप बिना डर और शर्मिंदगी के बोली। इसकी इस अदा पे यार मुस्कुराए बिना ना रह सका, जबकि खसर दिल किया कि इसकी इस हरकत पर इसका सर फाड़ दे। पिछले 3 घंटों से वह इसकी बेकरारी देख रहा था। अगर इसकी हालत रू देख लेती तो शायद कभी इसे दूर होने का ख्याल भी अपने दिल में ना लाती। खसर, छत की दूसरी साइड पर सीढ़ी लगवा दो। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार जब रू घर से भागने की कोशिश करे तो इसे चोट लगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि इसके बाद तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, लेकिन फिर भी बेबी तुम पर यकीन नहीं कर सकता। वह उसका हाथ पकड़कर अपने होठों तक ले जा रहा था जब रू ने अपना हाथ खींच लिया। वह हर मुमकिन तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था और वो रू को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद रू ने इसे आज गुस्सा दिलाने की कसम खाई थी। शारिफ कहाँ है? कब तक आएगा? वह हैदर को लेकर मेरी बेटी कहाँ है? सारिम के लहजे में अपनी बेटी के लिए फिक्रमंदी थी, जबकि खसर इसे इग्नोर किए डॉक्टर को फोन कर रहा था। इतनी देर में अपनी बीवी के बगैर तड़पा हूँ, थोड़ी देर तुम अपनी बेटी के बगैर तड़पो, तुम्हें भी तो पता चले मोहब्बत में तड़प किस बला का नाम है। यारम बस इतना कहकर रू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाने लगा। बेबी तुम रेस्ट करो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यारम प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सारिम तड़प उठा। यारम बताइए इन्हें कि इनकी बेटी कहाँ है? आप इतने बेहिस हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रू ने जबरदस्ती उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो रू, मुझे तुम्हें इतना सर चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। यारम ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और इसे घसीट कर अंदर ले गया, जबकि पीछे से सारिम की आवाजें आती रही जैसे वो मुकम्मल इग्नोर कर गया था। क्यों मरे जा रहे हो इंस्पेक्टर सारिम? मिल जाएगी तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं होगा उसे, मैं बस तुम्हारे किए की सज़ा मिल जाए। खसर ने जैसे ही इसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था, खसर में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इस सब में मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर? वह बच्ची है। सारिम इसे समझाने की कोशिश की। रूह भी बच्ची है, यकीन करो वो मेरी बच्ची है। तुमने हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की, मेरी इकलौते रिश्ते को मुझसे दूर करने की कोशिश की। खसर गुस्से से इसकी तरफ आया। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारा रूह के साथ क्या रिश्ता? सारिम ने परेशानी से पूछा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस तुम्हारी बेटी से मतलब होना चाहिए, जो शायद तुम्हें आज मिल जाए। यारम ने ये केस मेरे हवाले किया है और यकीन करो इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। खसर इसका कंधा थपथपाते बाहर निकल गया, जहां सामने से शारिफ मुस्कुराता हुआ अंदर आया था। इसके साथ हैदर नहीं था, शायद वो भी इसके प्लान में शामिल था। क्या ख्याल है, इसकी बेटी वापस करे या ना करे? खसर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। शारिफ ने थोड़ी पर हाथ रखकर कहा। रूह या लैला? शारिफ ने किसी अक्लमंद इंसान की तरह 2 ऑप्शन इसके सामने रखे। यारम, खसर ने जवाब दिया। बोलना सिर्फ 2 ऑप्शन है, रूह या लैला। शारिफ चिढ़कर बोला। यारम तेरे पीछे खड़ा है, अगर अपनी जान बचानी है तो काम पर लग जा। खसर ने खबर दी तो शारिफ ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ कोई नहीं था। इसे मुड़ कर देखा, खसर भी यहाँ नहीं था। सारिम को खसर ने वापस भेज दिया था और मायरा का कोई अता पता ना था। सारिम को बस ये पता था कि इसकी बेटी प्रॉब्लम में है, वो लोग कभी भी इसकी बेटी जान ले सकते थे। यारम के साथ जितना वो कर चुका था, इसके बाद यारम की इसकी मदद करता, ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। वो तो अब पछता रहा था कि वो रूह को वापस छोड़ आया, क्योंकि रूह को वापस छोड़ने के बाद इन लोगों ने मायरा को इसके हवाले ना किया था। अरवा की तबीयत खराब थी और ऐसे में वो बार बार सिर्फ अपनी बेटी का नाम ले रही थी। सारिम के पास इसके किसी सवाल का जवाब ना था। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ यारम की मन्नतें कर सकता था, लेकिन इसके लिए भी यारम इसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। डॉक्टर ने रूह के बाजू की ठीक से ड्रेसिंग की थी, सब कुछ ठीक था, इसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर से हिदायत बताकर चला गया। मायरा ठीक है? मायरा और सारिम वापस गए। रूह ने शारिफ से पूछा, जबकि इस वक्त वो सिर्फ किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शारिफ ने एक नज़र खसर को देखा। शारिफ के इस तरह खसर को देखने पर रूह को फिर से गुस्सा आने लगा। आ तो गई हूँ मैं वापस, अब छोड़ दो खुदा के लिए उस मासूम को, यही चाहते थे ना तुम लोग। आ गई हूँ मैं यहाँ वापस, रूह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। कोई एहसान नहीं किया तुमने? वापस आकर अपनी शौहर के घर वापस आई हूँ, और अपना ये एटीट्यूड ज़रा कम करो। जिन लोगों के पास जा रही थी ना, इस घर में तुम्हारी क्या औकात है अच्छे से जानते हैं। खसर गुस्से से बोला। खसर बस करो, वो पहले की तकलीफ में है। यारम जैसे तड़प उठा। हाँ बेबी तुम फिक्र मत करो, मायरा को हमने सारिम के साथ वापस भेज दिया है, मायरा अब बिल्कुल ठीक है। वह खसर को घूरते हुए बोला तो खसर कमरे से बाहर निकल गया। शारिफ खाना भेजो रूह के लिए, इसने शारिफ को कहा तो वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। शारिफ दरवाज़ा
से ही खाना देकर चला गया था। यारम रूह के लिए खाना लेकर आया तो उसने मुंह फेर लिया। वो ना इससे कोई बात करना रही थी और ना ही खाना खा रही थी। यारम अपना गुस्सा कंट्रोल करे अभी भी इसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसकी जगह किसी और ने यह हरकत की होती तो यारम इसका क्या हाल करता ये वो खुद भी नहीं जानता था। प्लीज़ खाना खा लो, कब तक भूखी रहूंगी मेरी जान, प्लीज़ कुछ खा लो। इस बार जब रूह ने इसका हाथ झटका तो वो भी अपना कंट्रोल खो बैठा और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। मेरा दिमाग खराब है जो मैं कब से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मजीद नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकता। शराफत से खाना खाओ वरना। इससे पहले वो कुछ कहता इसने रूह के चेहरे को देखा जहाँ वो इन अपने चेहरे पर रखे बेयकीनी से उसे देख रही थी। यारम ने इसके गले गाल पर हाथ रखा और हाथ नहीं उठाना चाहता था उस पर। वो अपने आप पर जितना कंट्रोल कर रहा था रूह उतना ही उसके गुस्से को हवा दे रही थी। यारम मोहब्बत से इसको गाल को सहला रहा था जब रूह इसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ, ऐसे मत देखो मुझे। न जाने वो कैसी नज़रों से देख रही थी। यारम इसे नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। प्लीज़ मत करो मेरे साथ इस तरह, मैं कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुदा के लिए मेरी बात मान लो, कहीं न कहीं जा सकती हो तुम यहाँ से। कितनी ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें? वो इसका बाजू थामते हुए बोला। आउच! रूह ने फौरन बाजू छुड़ाते हुए आह भरी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या कर रही हो? दर्द होगा। यारम ने बेख्तियार इसका बाजू थामा। नहीं हो रहा मुझे दर्द, आप दे रहे हैं मुझे दर्द। बार बार मेरे सामने आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं खाना मुझे, नहीं खाना। चले जाइए आप यहाँ से। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ आपको देखने से हो रही है। रूह कहते हुए रोने लगी। प्लीज़ चली जाइए। रूह मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ तुम खाना तो खा लो। यारम ने जैसे मन्नत की थी। कुछ नहीं खाना मुझे, ले जाइए इसे यहाँ से, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो इसके सामने हाथ जोड़ने लगी। यारम एक बार इसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे से बाहर निकला तो खसर गुस्से से बाहर टहल रहा था। बहुत बुरा कर रहे हो यारम, तुम्हें इसको सज़ा देनी चाहिए इसे, ताकि वो दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे। गलती करने के बारे में ना सोचे, लेकिन तुम बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे हो। हाँ, सज़ा दो ताकि वो मुझसे बदगुमान होकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। यारम के लहजे में डर था। इस तरह से ट्रीट करने से क्या वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी? नहीं यारम, तुम पे नरमी सूट नहीं करती। तुम शैतान हो, शैतान रहो। फरिश्ता बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छा बनोगे रूह उतनी तुमसे दूर जाएगी। तुम्हारा नरम लहजा इसे खुद सर बना रहा है। तुम जितना इसे प्यार से बात करोगे वो उतना ही तुमसे दूर होगी, क्योंकि इसके दिल में तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। याद रखना यारम, रूह तुम्हारे डर से तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन तुमसे प्यार करके वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इसकी दुनिया अलग है तुमसे और वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो प्यार से आजमा लो, वरना जो हो वही बनकर दिखाओ। तुम जो इसके सामने बनने की कोशिश कर रहे हो तुम नहीं हो। यारम, कम से कम अपनी मोहब्बत के लिए अपना आप मत छुपाओ। वैसे आईना दिखाता बाहर निकल गया। रूह ने कल से कुछ नहीं खाया था। वो पानी का एक कतरा तक नहीं ले रही थी। खाया तो यारम ने भी कुछ ना था, लेकिन इसकी हालत वैसे भी नहीं सही थी जैसे कि रूह की। वो चाहता तो इस पर सख्ती या ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन कल जिस तरह से रूह इससे दूर हुई थी वो इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता था। यारम डर लग गया था कि कहीं वो सच में इसे छोड़ कर ना चली जाए। ये अलग बात थी कि इसकी पहुँच से दूर नहीं जा सकती थी। वो इसे जितना नरमी से बरत रहा था वो उतना ही उसे मुँह नहीं लगा रही थी। यारम का गुस्सा, प्यार, सब कुछ बेकार जा रहा था। बस एक ही रट कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है। इसने यारम का दिमाग ख़राब कर रखा था। आज इसने शान और इसके सब साथियों को दावत पर बुलाया था, जिसकी वजह से आज इसका ऑफिस जाने का बहुत ज़रूरी था, लेकिन रूह को भूखा छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता था। इसलिए एक आखिरी कोशिश करने इसके कमरे में चला गया, और वो कल से उस कमरे में नहीं आया था क्योंकि रूह ने कहा था कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो इसे वक्त दे रहा था कि वो इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि ये बात तो वो भी समझ चुका था वो कभी अपनी मर्ज़ी से इसके साथ नहीं रहना चाहेगी। रूह, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो, मैं तुम पर सख्ती करूं, प्लीज़ खा लो। आप मुझे जान से मार दे तब भी कुछ नहीं खाऊंगी मैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली। इसके होंठ खुश्क हो रहे थे। मिरू, मेरी जान, कब तक भूखा रहने का इरादा है? खुदा के लिए कुछ खा लो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? कुछ इस तरह से भूखे प्यासे रहने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा रूह। ये सोच भी मुझे तकलीफ देती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। इसीलिए फजूल जिद छोड़ो और खाना खा लो। देखो ना, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया
लगाया। यारम को लगा शायद वो इसी का एहसास कर लें। मैंने आपके हाथ नहीं बांधे। रूह को इसका खाना ना खाना बहुत बुरा तो लगा, लेकिन वो इसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। रूह, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम खाना खा रही हो या नहीं? वो अब गुस्से से बोला। रूह को अचानक इसके थप्पड़ याद आ गया। रूह ने सामने शीशे की तरफ देखा जहाँ इसके गाल पर यारम के हाथ का निशान था। यारम इसके इस तरह देखने पर बेख्तियार मुस्कुराया। मैं क्या करूं जान, जब भी ये निशान जाता है तुम जरूर ऐसी कोई हरकत करती हो कि मुझे दोबारा से तुम्हें ये निशान देना पड़ता है, लेकिन अब मैं कंट्रोल करूंगा, आई प्रॉमिस। वो अपने लब इसके गाल पर रखते हुए बोला जब रूह इसे धक्का देकर पीछे हुई। रूह, मैं कितनी बार बता चुका हूँ मुझे तुम्हारी ये हरकत नहीं पसंद। वो गुस्से से घूर कर बोला। और मुझे आप पसंद नहीं। रूह गुस्से से नाक फुला कर बोली। यारम बेख्तियार मुस्कुराया। शायद वो भूख और गुस्से की मिली जुली कैफियत में थी, मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। यारम का दिल इसकी कुर्बत के लिए मचल रहा था, लेकिन फिलहाल वो रूह को तंग नहीं करना चाहता था। एक दिन की भूख तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। तुम भूखा रहकर इस रिज़्क की बेकदरी कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ लोग कितने भूखे सोते हैं, और तुम सीधे तरीके से नहीं मानती, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने को। एक दिन खाना ना खाने से तुम्हारी अकल नहीं जाएगी। अब जब तक तुम खुद खाना नहीं मांगोगी कोई तुम्हारी मन्नतें नहीं करेगा। यारम इतना कहकर उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त शान, इसका खास आदमी, मुल्क और इसके बाकी सब आदमी इनके ऑफिस में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। यारम ने वाकई शान को इसके किंग का बादशाह बनाया था, लेकिन शान को इस बात की कदर नहीं थी। वो दूर बैठकर इसे धमकियां दे रहा था, लेकिन इस वक्त इसके सामने बैठा नजर झुकाए खाना खाने में मसरूफ था। इसने नजरें उठाकर यारम की तरफ ना देखा। सच था, शान की सारी धमकियां सिर्फ खसर और शारिफ के लिए थी। यारम के सामने वो अब भी जीरो था। यारम बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। इसके इस तरह से नजरें चुराने पर यारम बेख्तियार मुस्कुराया। इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके बाद वो नजर उठाने के काबिल न रहे। यारम ने मुस्कुराकर समझाना चाहा, जबकि इसके लहजे में से ही शान को खतरे की बू आ रही थी। तुम लोग भी खाना खा लो। इसने सामने खड़े शारिफ और खसर को देखा। हमारे खाने का भी वक्त नहीं हुआ, खसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद वो इसकी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। डेविल, तुम तो हमारा साथ निभाओ, शान ने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं अपनी बीवी का हाथ खाना पसंद करता हूँ। जब से शादी की है इसके अलावा किसी और का हाथ का खाना पसंद नहीं करता। विक्रम कहाँ है? यारम का जवाब सुनकर वो बात बदलने लगा। इसका तो गोश्त खा रहे हो। यारम ने दोस्ताना अंदाज में इनके सर पर धमाका किया, जबकि अगले ही लम्हे डाइनिंग रूम का हाल बदल चुका था। शान और इसके साथ आए 11 लोग वॉमिट करने में मसरूफ हो चुके थे। विक्रम ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा। इसने खुद ही मुझे मजबूर किया इसके साथ ये करूं, वरना शायद वो भी आज तुम्हारा खाना बनने की जगह तुम्हारे साथ बैठकर खा रहा होता। लेकिन इसने मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा। यारम ने अपने सीने पर हाथ रखा था। शान, मैं नहीं चाहता कि विक्रम की जगह लोग यहाँ बैठकर तुम्हारा गोश्त खाएं। मौका दे रहा हूँ, समझ जाओ। यारम काज़मी रोज रोज मौका नहीं देता। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं कहूँगा। तुमने मुझे डॉन बनाया और मैं तुम्हारे ही खिलाफ जा रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ़ किया इसलिए अभी तक जिंदा हूँ। अगर माफ़ ना करता तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हाल होता। बाकी की बातें रात में मेरे घर पे होगी, इसे भी साथ ले आना। इसने मुल्क की तरफ इशारा किया। इसे मुल्क कुछ गड़बड़ लग रहा था। तुम्हारा खास आदमी हमारा भी खास है। मुझे यकीन है कि तुम ये दावत कभी भूलोगी नहीं। यारम की बात पे इस पास खड़े शारिफ ने कहा लगाया। मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? इसने घूर कर शारिफ को देखा। नहीं। वो दरअसल शारिफ ने कुछ बोलना चाहा। कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ते जा रहे हो शारिफ, कंट्रोल में रहो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी औकात याद कराऊं। इसने गुस्से से घुरते हुए कहा। रूह ने कुछ नहीं खाया? इसने घर आकर पूछा। नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं खाया। सर, आपके लिए खाना लगाऊं? शिफा ने कहा। नहीं, जब तक रूह कुछ नहीं खा लेती इसके हलक से वैसे भी कुछ नहीं उतरना था। वो कमरे में आया तो रूह परसों वाले कपड़ों में सुस्त सी हालत में बैठी थी। इसने अभी तक अपने बालों में कंघा नहीं किया था। वो सर घुटनों में दिए जमीन पर बैठी थी। रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? हालत देखी है तुमने अपनी? यारम ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जब रूह इसे धक्का देकर पीछे हुई। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाइए, दूर रहिए मुझसे। नहीं रहना मुझे आपके साथ। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं रहना, प्लीज़ मुझे जाने दें यहाँ से। रूह रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ने लगी। रूह, क्यों कर रही हो ये सब मेरे साथ? मेरे पास वजह मेरी मोहब्बत है। प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और तुम किस हक से मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो? वादा किया था तुमने मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अब तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने वाली? इश्क करता हूँ तुमसे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। उठो, कपड़े बदलो, बाल ठीक करो अपने। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। यारम एक बार फिर से छूना चाहा, जब रूह ने फिर से उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। रूह, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। इसके बाद तुम्हें हर गलती की सज़ा मिलेगी। वो गुस्से से उठकर बाहर निकल गया, लेकिन इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि वो काँप कर रह गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी।
अब इसने सोच लिया था कि अब वो यारम मुझसे इसे दूर जाने के नहीं बल्कि तलाक की बात करेगी। दिन से शाम, शाम से रात हो गई, यारम कमरे में वापस नहीं आया और ना ही वो इस जगह से उठी। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके यारम से तलाक की बात करने का सोच रही थी। खजर, शान और मुल्क अभी भी आकर इसके ऑफिस रूम में बैठे थे। वो एक हाथ में हमेशा की तरह ब्लेड लिए दूसरे हाथ से अपना सर दबा रहा था। शायद नहीं, वो यकीनन टेंशन में था। जबकि शान ये सोच रहा था कि इसको टेंशन देने वाला क्या अभी तक जिंदा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके ऑफिस रूम तक आई और इन्हें नहीं जानती थी कि अंदर कौन है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बजाती उसकी आहट पहचान चुका था। अंदर आ जाओ बेबी। दस्तक देने के लिए इसका हाथ वापस गिर गया। यारम ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। इसकी हालत से दिन बदतर थी। यकीनन वो अपनी तमाम तर हिम्मतों का अनबार जमा करके यहाँ आई थी। वो आकर इसके करीब रुकी। यारम समझ चुका था इससे ज़रूर बात करनी आई है। मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ एक सेकंड नहीं रह सकती। लड़खड़ाती आवाज़ में इसने अपना जुमला मुकम्मल किया। कमरे में बैठे बाकी तीनों वजूद पर कयामत गुजरी थी। यारम मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते इसकी बात पर मुस्कुराया। यहाँ बैठो मेरे पास। इसने ना सिर्फ अपने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बल्कि हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया। अगले ही लम्हे इसने ब्लेड निकाला और इस ब्लेड की मदद से इसकी कलाई पर डिजाइन बनाने लगे। रूह ने दर्द की शिद्दत से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। शायद इस दर्द की भी कोई इंतहा थी। अपनी कलाई पर होने वाला हमला इसने 5 बार बर्दाश्त किया। हाथ छुड़वाने की कोशिश में वो मुसलसल नाकाम रही थी। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, वो पूछे बिना ना रह पाई। आंसू से गला तर हो चुका था। इसके सवाल पर वो बेइख्तियार मुस्कुराया। मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तो फिर ये सब? ये दुनिया को बताना हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ इसकी गलतियाँ माफ़ नहीं करता, तो जिससे नफरत करता हूँ इनके साथ मैं क्या सुलूक कर सकता हूँ। अगले ही सेकंड मुल्क कुर्सी से उठ गया। इसके हाथ कांप रहे थे। वो माथे पर पसीने की बेतहाशा बूंदी थी। उठकर कमरे से बाहर भागा। कांप कर तो शान भी रहा था, लेकिन वो उठकर बाहर नहीं गया। जबकि यारम के हाथ में अभी तक रूह की कलाई थी, जिसे वो अभी भी छोड़ने को तैयार ना था। मैंने क्या गलती की है? छठी बार ब्लेड अपने हाथ की तरफ आते देखकर वो पूछने लगी, मेरी जान, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? मुझसे तलाक चाहती हो? तुम्हारे लफ्ज़ों की सज़ा इससे बुरी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत नरम है। अगर तुमने दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की तो मैं इसी जगह घर के अंदर तुम्हारे लिए कब्र खोद कर तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। फिर रोज़ सुबह उठकर इस पर फातिहा पढ़ा करूंगा। इसकी कलाई को सख्ती से पकड़कर बोल रहा था, खैर फिलहाल मैं कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मगर तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई है। उठो, जाओ कमरे में, मैं मीटिंग ख़त्म करके आऊँगा, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। वो एक लफ्ज़ जमा कर बोला। रूह को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। यारम ने इसका हाथ काट दिया। इसे मुल्क पर पहले ही दिन से शक था। वो इसे जब भी देखता हर उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता। इसे यकीन था मुल्क इसे और शान दोनों को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त डेविल ने कुछ ना कहा। खसर, शारिफ को भेजो कि मायरा को सानिम के घर छोड़ आए। क्या कर रही है मायरा इस वक्त? ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जब मैं यहाँ आया शारिफ और लैला के साथ खेल रही थी। इसे वापस भेज दो, माँ बाप को मिस कर रही होगी। ओके। वह हामी भरता बाहर चला गया। इन लोगों को भेजकर वो कमरे में आया जहाँ वो बेड पर बैठी रो रही थी। खून अभी तक बह रहा था। इसने बहुत एहतियात से इसकी कलाई पर ब्लेड चलाया था कि इसकी नस ना कट जाए। इसे इस काम का तजुर्बा था। वो बिना कुछ बोले फर्स्ट एड बॉक्स उठा के इसके पास आया। दर्द इतना ज़्यादा था कि रूह कुछ ना बोली, मगर सू जारी थी। वो इसका रोना यारम को तकलीफ दे रहा था। इसका दिल चाहा अपना हाथ काट दे जिससे इसने अपनी रूह को तकलीफ दी। वो बेबसी से इसके करीब से उठकर बाहर चला गया। इसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वो रूह की तकलीफ को महसूस करना चाहता था। इसे इस तरह कमरे से जाता देखकर रूह भी ना जाने क्या सोचती इसके पीछे आई। कुछ सोचकर वो किचन में आया। खसर भी इन लोगों को छोड़कर आ चुका था। इसे किचन में देखकर वो भी यहाँ आया और उसे चूल्हे के करीब खड़ा देखा। डेविल, ये पानी क्यों गर्म कर रहे हो? खसर ने किचन में आकर पूछा। पानी उबल रहा था। तकरीबन आधे घंटे से ये पानी उसने ऐसे ही चूल्हे पर रखा हुआ था। यारम ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस पानी को घूरता रहा। डेविल, खैरियत तो है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। खसर ने परेशानी से कहा। मैं ठीक नहीं हूँ खसर, इसने चूल्हा बंद करते हुए कहा, लेकिन अगले ही सेकंड जो हरकत यारम ने की थी उसे देखकर खसर शॉक्ड रह गया। यारम, अपना दाया हाथ उबलते पानी में डाल दिया। डेविल, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या हरकत की है तुमने? वो आगे बढ़कर इसका हाथ पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, जबकि यारम बिना किसी दर्द बिना किसी तकलीफ के पानी में हाथ डाले खड़ा था। खसर ने बड़ी मुश्किल से इसका पानी से हाथ निकाला। ये क्या किया तुमने यारम? तुम्हारा हाथ जल चुका है। वो इसका पूरा हाथ पूरी तरह से जल चुका था। तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही क्या? खसर ने जबरदस्ती इसका हाथ खींचा था। नहीं, ये तकलीफ बहुत कम है। ये तकलीफ इस तकलीफ के सामने जो मैंने रूह को दी।
इसने खसर का हाथ झटका और दूसरी तरफ आया जहां नमक और चीनी वगैरह के डब्बे रखे हुए थे। इसने वहां से मिर्च का डब्बा उठाया और खोलकर पूरा डब्बा अपने हाथ पर फेंका। खसर ने इसकी जलन सोचकर इसका हाथ छोड़कर पीछे हो चुका था। डेविल, तुम पागल तो नहीं हो गया है क्या? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बिल्कुल पागल हो गया हूं मैंने इस तरह हाथ से अपनी रूह को तकलीफ दी। मैंने इसका हाथ काट दिया। इस हाथ को सजा जरूर मिलेगी। वो जोर जोर से हाथ दीवार पर मारता कोई दीवाना ही लग रहा था। फिर दूसरा डब्बा उठाकर अपने हाथ पर नमक छिड़कने लगा जबकि खसर इसकी तकलीफ महसूस करता किचन से बाहर निकलने लगा। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। खसर बाहर आया तो वहां दरवाजे के करीब रूह घड़ी कांप रही थी। खसर ने एक नजर उसे देखा और आगे बढ़ गया। रूह ने किचन की तरफ देखा जहां यारम अपने आप को मजीद तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई चीज उठा ढूंढ रहा था। रूह को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो यारम को इस हालत में नहीं देख सकती थी लेकिन इसके पास जाने का सोच भी नहीं सकती थी। आज वो इसका गुस्सा देख चुकी थी। काफी देर वो खुद पर कंट्रोल करती रही। जब बात बस से बाहर हो गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसके पीछे आई। अपने पीछे किसी की खुशबू को महसूस करते वो फौरन पलटा। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इसके दोनों बाजू देखते हुए बोला जहाँ एक हाथ पे डॉक्टर ने पट्टी बांधी हुई थी और दूसरे हाथ पे इसने खुद। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? यारम ने इसका अपना हाथ में लेते हुए कहा। आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाले ना। खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम मेरा गुस्सा नहीं सह सकती और तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरी जान जाती है। अब जाओ यहाँ से, आराम करो। वो जबरदस्ती उसका रुख फेरते हुए भेजने लगा और एक बार फिर से किचन में नजर दौड़ाकर अपने लिए कोई चीज ढूंढने लगा जिससे वो अपनी तकलीफ को मजीद बढ़ा कर सके। यारम, मेरी बात सुनिए, रूह ने इसकी तरफ पलट कर कहा जब यारम ने इसे अपने सीने से लगाया। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? वो इसे सख्ती से अपने साथ लगाए कह रहा था। इसकी पकड़ में इतनी सख्ती थी रूह को अपनी सांस बंद होती महसूस होने लगी। यारम, छोड़िए मुझे। वो अपना आप इसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। ऐसी ही मेरी सांसें रुकने लगती है जब मुझसे दूर जाने की बात करती हूँ। वो भी अभी तक इसकी सख्ती से अपने सीने में भींचे हुए बोल रहा था। छोड़िए। हाथ पैर मारने की कोशिश में अब को मजीद तकलीफ पहुंचा रही थी जबकि यारम ने इसकी ना सुनने की कसम खा रखी थी। लेकिन अगले ही लम्हे यारम ने अचानक उसे खुद से दूर किया। जाओ, जाके आराम करो और आज के बाद कोई गलती मत करना। तुम्हें तकलीफ देते हुए खुशी नहीं होती मुझे। खुद पल पल मरता हूँ तुम्हें अजियत में देख कर। वो गुस्से से बोल रहा था जब खसर वापस आया। रूह, मेरी मदद करो। इसे फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ा था। यारम को जबरदस्ती चेयर पर बिठाने लगा। खसर ने मुश्किल से ही सही लेकिन यारम के हाथ में पट्टी कर दी। वो कहीं नहीं जा रही थी, तुम्हारे पास है और तुम इसे तकलीफ नहीं दोगे तो खुद को भी अजियत नहीं होगी। और वो इसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए बोला और साथ ही रूह का हाथ पकड़कर इसके पास बिठा दिया। ये मैं इससे नहीं तुम्हें भी कह रहा हूँ, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहो तुम दोनों। वो यारम को समझाने की कोशिश कर रहा था जैसे शायद इसकी बात कुछ हद तक समझ आ चुकी थी जिसकी वजह से अब इसके चेहरे पर गुस्से की कोई तासुरात नहीं नजर आ रहे थे। रूह, इसे खाना खिलाओ, खसर ने कहते हुए इसके हाथों की तरफ देखा और फिर खुद शर्मिंदा हो गया। वो जानता था इन दोनों ने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया। रुको, मैं तुम दोनों को खाना खिलाता हूँ। खसर मुस्कुराता हुआ इन दोनों के लिए खाना निकालने लगा। अच्छे सर फिरे आशिकों से वास्ता पड़ा है मेरा, वो बुलंद आवाज में बड़बड़ाया। यारम खिलकर हंसा जबकि रूह बड़ी मुश्किल से बड़बड़ाई थी। मैं नहीं, सिर्फ ये। वो कमरे में आया तो रूह सोने की तैयारी कर रही थी। उसे आता देखकर वो समझ चुकी थी आज वो अपने रूम में ही सोने का इरादा रखता है। रूह को अपने दोनों हाथों में तकलीफ हो रही थी। वो ठीक से दोनों हाथ सीधे नहीं कर पा रही थी। इसकी हालत देखकर इसे रूह पर तरस आने लगा जबकि अपने आप पर गुस्सा। वो इसके करीब आया और इसके पीछे जगह बनाकर बैठने लगा। रूह कुछ नहीं बोली और ना ही नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो इसके पीछे आ बैठा, पीछे से उसे पकड़कर अपने साथ लगाया और उसके सर पर अपने सीने पर रख दिया। फिर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में रखे। तुम सो जाओ रूह, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। वह इसके दोनों हाथ अपने हाथों में बनाकर सहारा किए ऊपर रखे में था जिससे वाकई ही रूह को तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन वो जानती थी ऐसा करने से यारम को तकलीफ होगी। इसका भी तो हाथ जला है, बल्कि इसने खुद जलाया है। लेकिन वो चाह कर भी इसे कुछ ना बोल पाई। ना जाने क्यों कि इसे यारम से खौफ आने लगा था। इतना डर तो इसे अपने यारम से तब भी ना हुआ था जब वो इसका हाथ काट रहा था। लेकिन अब जो यारम ने अपने साथ किया था इसे इससे खौफ आने लगा। ये शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोग मायरा को वापस घर पहुंचा चुके थे जिसकी वजह से अब सारिम काफ़ी परसुकून हो चुका था। लेकिन इसे रूह के लिए बुरा लग रहा था जो यारिम के साथ नहीं रहना चाहती थी।
वो अपनी मर्जी से गई थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी सारिमा एक बार फिर इससे पूछना चाहता था कि क्या वो यारिम के साथ रहना चाहती है। इसीलिए आज इसने रूह के घर जाकर इससे मिलने का फैसला किया था। अगर वो यारम के साथ नहीं रहना चाहती तो वो कोर्ट के थ्रू इसे तलाक दिलवा सकता था। यारम इसी तरह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो रूह को जबरदस्ती अपने साथ रख नहीं सकता, बेशक वो प्यार से ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो इसके साथ जबरदस्ती करेगा नहीं करने देगा। सुबह यारम ने अपने हाथों से इसे नाश्ता करवाया। शायद इसे अपने हाथ में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं ली थी। यह उसके सामने अपनी तकलीफ पर कंट्रोल किए हुए था, जबकि रूह बिना कुछ बोले आराम से इसके हाथ से खाना खा रही थी। अब इसे इस शख्स को कोई भरोसा न था। न जाने ये इंसान क्या क्या कर सकता था। वो बिना सोचे समझे अपने आप को तकलीफ पहुंचा सकता था। रूह को क्यों नहीं? खसर ने इसे बताया था कि वो अपने गद्दारों के साथ कैसा सलूक करता है। रूह भी तो गद्दार थी। इतना मत जोर डालो अपने नन्हे से जहन पर। इसको सोचों में उलझा देखकर बोला, आज शाम बाहर डिनर करते हैं, बल्कि कुछ दिनों में कहीं आउटिंग का प्लान बना लेते हैं। मैं देख रहा हूँ अब इस सब की वजह से हमारे रिश्ते में बहुत दूरी आ गई है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा। मैं एक दो ज़रूरी काम निपटा कर जल्दी वापस आऊँगा, अपना ख्याल रखना। वो उसके माथे पर बोसा देता निकल गया, जबकि रूह ना जाने कितनी देर वहीं बैठे दरवाजे को देखती रही जहाँ से यारम निकल कर गया था। मुझे मिसेस यारम से मिलना है, सारिम ने आकर चौकीदार से कहा। आई एम सॉरी सर, हम किसी को इस तरह से अंदर नहीं भेज सकते। बेहतर होगा आप सर की मौजूदगी में आइए। वो अदब से माजरत करते हुए बोला, आप अंदर जाके एक बार रूह को बताइए तो सही कि इंस्पेक्टर सारिम इनसे मिलना चाहता है। वो ज़रूर मुझसे मिलना चाहेगी। सारिम ने समझाते हुए कहा, सर ये बात मैडम को नहीं बल्कि सर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि सर की इजाज़त के बगैर अंदर कोई नहीं जा सकता। और अगर आप सीधी तरह से यहाँ से ना गए तो मुझे मजबूरन डेविल सर को फ़ोन करना होगा। इस बार चौकीदार बरहम हुआ तो शायद वो इसके बारे में जानता था। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरा रूह से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसने अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए इसके हाथ में रखे। सर ये गलती ना करें, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि चंद नोटों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दें। चौकीदार ने इसके अंदाज में नोट वापस इसके हाथ में रखे। अजीब ढीठ इंसान है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। रूह बाहर आई तो शिफा को बड़बड़ाते हुए सुना तो झांक कर देखने लगी, कौन है? चौकीदार, इन्हें अंदर आने दो। इसने सारिम को तो ना देखा था, लेकिन इसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। लेकिन मैडम, सर ने जितना कहा है उतना करो, वो गुस्से से बोली। तो चौकीदार सर झुका गया, जबकि सारिम अंदर जा चुका था। वो सारिम को लेकर अंदर आ गई। बैठो रूह, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आसानी ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। सारिम ने बात शुरू की। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो जानती थी कि वो यहाँ इसलिए आया है ताकि इसे यहाँ से निकाल सके, लेकिन वो समझ चुकी थी कि इसका यारम इसे दूर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो कभी इसे खुद से अलग नहीं होने देगा। रूह, मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागजात बना कर लाया हूँ। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो मैं आसानी से तुम्हारी तलाक करवा के तुम्हें यहाँ से भेज सकता हूँ, और फिर यारम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ यारम, मुझ जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। इसने कागजात के सामने रखते हुए पेन इसके हाथ में थमाया। रूह ने एक नज़र इन कागजात को देखा जब एक धमाके के साथ दरवाज़ा खुला और अगले ही लम्हे सारिम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा, जिससे वो ज़मीन पर जा गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो धाड़ते हुए इसके करीब आया। तुम मुझसे मेरी रूह को दूर करना चाहते हो? इसने सारिम के गिरबान को पकड़कर इसे दोबारा खड़ा किया, जबकि इसकी इस तरह से आने पर रूह को कोने में खड़ी डर के मारे कांप रही थी। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यारम ने एक जोरदार झटका दिया और साथ ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाला। जब खसर और शारिफ तेजी से इसकी तरफ आकर उसे थामने की कोशिश करने लगे और खसर ने बड़ी मुश्किल से इसके हाथ से पिस्तौल निकाला। वो नहीं चाहता था कि रूह इसके सामने किसी कोई हरकत करे जिससे वो मजीद डर जाए। वो तीनों किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे जब चौकीदार ने फ़ोन पर इसे सारिम के यहाँ आने की खबर दी। यारम अपना काम छोड़कर गाड़ी सीधे अपने घर की तरफ लाया। क्या करने आए थे तुम यहाँ? क्या करने आए थे तुम? रूह से वो गुस्से से पूछ रहा था, जबकि शारिफ टेबल पर से तलाक के कागजात उठा चुका था। ये तो तलाक के पेपर हैं, शारिफ ने पेपर्स देखते हुए कहा। यारम ने बेयकीनी से रूह की तरफ देखा और फिर ना जाने कितनी देर इसकी तरफ देखता रहा, जो कभी यारम को तो कभी इन कागजात को देख रही थी। इस बार तुमने हद कर दी रूह, तुम्हारी ये गलती वाकई माफ़ी के काबिल नहीं है। बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का? मुझसे तलाक चाहिए थी तुम्हें? आज के बाद तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं आएगी। ऐसा सोचने से पहले 1000 बार तुम्हें रूह कांपेगी। यारम गुस्से से कहता इसे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। यारम, मुझे कुछ नहीं
पता इस बारे में, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मेरी बात सुनिए। रूह इसके साथ खींचते हुए रोते हुए बताने लगी, लेकिन यारम को इसकी बात की परवाह ना थी कि वो इससे क्या कह रही थी। यारम ने बेसमेंट में आकर एक दरवाज़ा खोला, रूह को अंदर डालकर वो दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती है, इसके बाद तुम मरते दम तक ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचोगी। यारम दरवाजे के साथ लग कर खड़ा हो गया, जबकि सारिम को वहां से निकालकर शारिफ और खसर भी नीचे आ चुके थे। वो समझ चुके थे इस बार बात यारम के बस से बाहर जा चुकी है। प्लीज़ यारम, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। क्यों कैद किया है आपने मुझे? ना बाहर निकालिए मुझे यहाँ से, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती चिल्ला रही थी। शारिफ भाई, खसर भाई को कोई तो खोलो, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है। अपनी बेबसी पर वो रोते और ज़ोर से चिल्लाने लगी, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, और कोई दरवाज़ा खोलो। ये बहुत ही छोटा सा कमरा था, यहाँ एक से ज़्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। बैठना तो बहुत दूर की बात थी, यारम कोई इससे बहुत दूर ना हो था, बस कुछ इंच के फासले पर था, और इन्हीं उन इंचों के दरमियान एक दरवाज़ा था, जिसकी एक साइड रूह और दूसरी साइड यारम था। इसके सामने शारिफ और खसर खड़े थे और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यारम दरवाजे के साथ खड़ा था। इसे रूह की किसी चीख, किसी पुकार की कोई असर ना था। रूह चिल्लाते चिल्लाते थक गई, जब इसे लगा कि इसके जिस्म पर कोई चीज़ रेंग रही है। अगले ही लम्हे इसे पता चल गया वो चीज़ एक बहुत बड़ा सांप है। बेख्तियार इसकी चीख बुलंद हुई, लेकिन दरवाजे के पार खड़े शख्स पर कोई फर्क ना पड़ा था। डबल, मुझे लगता है। शारिफ एकदम आगे बढ़ा। रूह ने गलती की है शारिफ, इसे सज़ा मिलेगी। मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते तुम इससे। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त करो, और अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। डेविल के कहने की देर थी, शारिफ इसकी चीख के बर्दाश्त ना हो रही थी। वो कमरे से निकल गया। प्लीज़ निकालो, प्लीज़ निकालो। शारिफ भाई, खसर भाई, यारम, कोई तो खोलो। रूह की सांस थमने लगी थी, वो चीखे जा रही थी, इसका सारा जिस्म कांपने लगा था। सांप इसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। रूह को लगा जैसे इसका खौफ से मौत तक का सफ़र शुरू हो चुका है। यारम ना जाने कितनी देर वहाँ बैठे रूह को सुनता रहा। यारम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं आइंदा ऐसी हरकत कोई नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालें। यारम, आप मुझसे सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। यारम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, ये सांप मुझे काट लेगा। यारम प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। यारम बहुत बहुत अंधेरा है, बहुत थोड़ी सी जगह है, मैं खड़ी रहकर थक चुकी हूँ, यहाँ मेरे पाँव में दर्द होने लगा है, ये सांप मेरे ऊपर चल रहा है, प्लीज़ वो दरवाज़ा खोलिए ना, ये मुझे काट लेगा। यारम मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। यारम आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कब से दरवाज़ा खटखटाती चिल्लाए जा रही थी, और दरवाजे के बाहर खड़ा यारम इसे सुन रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ख़त्म होती बंद हो गई, जबकि यारम ने किसी बेजान मुजस्मे की तरह खड़ा रहा। रात 1:30 बजे का वक्त था। यारम ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। रूह दीवार के साथ लगी ज़मीन पर बैठी थी। सांप इसके जिस्म पर रेंग रहा था। वो तकरीबन 9 फीट लंबा वो मोटा सांप था। यारम ने हाथ बढ़ाकर वो सांप उठाकर इससे दूर किया। फिर इसने आहिस्ता से रूह के बेहोश वजूद को उठाया। मुझे यकीन है जान, ये तुम्हारी गलती आखिरी थी, और यकीन मानो इससे ज़्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा के खुशी तो नहीं मिलती मुझे? इतनी सी बात क्यों नहीं समझती हो? नहीं छोड़ सकता मैं ये सब कुछ। मैं इस दलदल में बहुत आगे निकल चुका हूँ। यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है रूह, अगर कोई रास्ता है तो भी सिर्फ मौत, और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। रूह, तुम आई हो तो मेरी ज़िंदगी का मतलब समझ आया है। मेरे अंदर जीने का हौसला पैदा हुआ है, ख्वाहिशों ने जन्म लिया है, और तुम मुझे दूर जाना चाहती हो। अब तुम्हारे यहाँ से जाने के सब राह मैं बंद कर चुका हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यारम काज़मी है। अब तुम्हें ज़िंदगी की हर सांस, आखिरी सांस भी यारम काज़मी के साथ ही लेनी होगी, वरना मैं ये सांसें छीन लूँगा। सिर्फ मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। वो इससे बेड पर लिटाकर वापस बेसमेंट में आ गया। इसे सांप वाला दरवाज़ा बंद किया, और दूसरे उसी साइज के कमरे में आया। वहां से ही चाबुक उठाया और अपने आप को भी दे मारी। अपने आप को न जाने कितनी तकलीफ देने के बाद भी उसे सुकून ना मिला। अपने आप को मारते मारते उसके हाथ दुखने लगे, लेकिन वो ना रुका। वो रूह को तकलीफ पहुंचाने की सज़ा खुद को दे रहा था। मैं जानता हूँ रूह, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसा हो जाता है। रूह, मेरे अंदर डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा? रूह, मैं मर जाऊँगा। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम आसानी से मेरे साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तो मैं सब कुछ किया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करो, लेकिन मुझे खुद
छोड़ कर मत जाओ, मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर। वो अपने आप को चाबुक के मारने के बाद वो हंटिंग रूम में आकर खड़ा हो गया। इसका साइज़ भी बिल्कुल इस सांप जैसा रूम जितना था। ये हेडिंग रूम यारम के ज़ख्मों को नासुर बना रही थी। अक्सर वो अपने दुश्मनों के लिए इसका इस्तेमाल करता था। वो ना जाने कितनी देर अपने आप को वहाँ अजियत पहुँचाता। रोज़ से अपनी किए की माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि ये सब कुछ और वो इसके सामने नहीं करना चाहता था। इसे रूह के सामने अपने आप को मजबूत दिखाना था, ताकि वो इस पर यह साबित कर सके कि इसे दूर जाने की कोई भी सज़ा उसे मिल सकती है। इसके जिस्म पर कोई चीज़ रेंग रही थी। वो नींद में बार बार अपने ऊपर हाथ मारती। वो कभी अपनी टांग से हाथ मार के उसे खुद से दूर करती, तो कभी अपने बाजू को सहलाती। यारम इसके करीब लेटा इसकी हरकतें नोट कर रहा था। शायद ही नहीं, यकीनन अभी तक इस सांप के खौफ से बाहर नहीं निकली थी। यारम ने आगे बढ़कर इसे सीने से लगाया। लेकिन कुछ ही नहीं है रूह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो सांप मैंने वापस उसी कमरे में बंद कर दिया है, वहां से कोई नहीं निकाल सकता, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो नरमी से इसको सहलाता अपना साथ लगाए बैठा था, जबकि रूह इसे अपने पास महसूस करती। थोड़ी देर में परसुकून होके फिर से सो गई। रूह की तबीयत बहुत ख़राब थी। इसे बहुत बुखार हो रहा था। डर के मारी वो नींद में भी काँप रही थी। यारम से अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हुए वो इस बात नहीं कर रही थी, जबकि इसके डर से वो फ़ौरन अपना खाना खा लेती। यारम इसे जो दवाई खाने को बोलता फ़ौरन खा लेती। इसे डर था कि यारम इसे वापस इस कमरे में ना छोड़ आए, जबकि इसके डर की वजह से यारम शर्मिंदगी से इसके करीब ना जाता। वो यारम से डरने लगी थी। हर वक्त ही सही उसे किसी न किसी चीज़ का डर रहता। वो शिफा और मैरी को भी अजीब नज़रों से देखती थी। इसे इन दोनों ने खौफ आने लगा था, जब वो दोनों हर मुमकिन तरीके से इसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। रात अचानक डर के मारे रूह की आंख खुल गई तो इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोश था। वह अपने हाथ पांव पर तेज तेज हाथ मारने लगी और साथ रोने लगी। रूह कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। रूह देखो मैं यहाँ हूँ। वो लाइट ऑन करते इसके करीब करते कहने लगा, यारम वो सांप यहाँ मेरे पैर पर है, यहाँ मेरी गर्दन पे है, यहाँ देखिए ये मेरे बाजू पर है। वो अपने जिस्म पर हाथ मारते उसे ना जाने क्या क्या दिखा रही थी। रूह कुछ नहीं है, तुम क्यों घबरा रही हो, देखो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ठीक हो, कोई सांप नहीं है यहाँ पर। वो इसे समझाने लगा, जबकि वो रूह को अभी भी अपने जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस हो रहा था सांप। यारम मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ मुझे वापस वहाँ बंद करिएगा, प्लीज़ मुझे वहाँ बहुत डर लगता है, बहुत अंधेरा है। वो सांप, यारम प्लीज़ मुझे वहाँ बंद मत करना। वो डरी सहमी इसके सीने से लगी हुई कहने लगी। आज 4 दिन से रूह को बुखार था। वो इस सब से इतना डर चुकी थी कि इसका जहन अभी तक किसी सांप में अटका हुआ था। वो अक्सर रात में डर कर उठ जाती, अपने हाथ पाँव पर किसी चीज़ को महसूस करती। इस दौरान जो चीज़ इस सबसे अच्छी हुई थी कि वो यारम को अपने करीब से हिलने नहीं देती थी। 4 दिन से यारम ना तो अपने काम पर गया था और ना ही घर से बाहर निकला था। यारम 24 घंटे इसके साथ रहता। आज सुबह उठते ही रूह ने कहा कि वो इसे सांपों वाले घर में नहीं रहेगी। यारम को अंदाजा नहीं था कि रूह सांप से इतना डरती है, मगर इसे ये बात पता चल चुकी थी कि वो यारम के अलावा हर चीज़ से डरती है। यारम ने इसे बहुत समझाया कि वो सांप कैद है, वो वहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन रूह ने इसकी बात ना मानी और बस हर वक्त अपने साथ चाहती थी। इस वक्त वो अपनी सारी नाराज़गी और यारम की हकीकत को भुला चुकी थी और इसी डर की वजह से अभी तक इसका बुखार ना टूटा था। यारम हम ये घर छोड़ देते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको पता है वो सांप बहुत बुरा था, वो ऐसे ऐसे मेरे बाजू पर लिपटा हुआ था और इसे अपने हाथ दिखाते हुए बता रही थी, जबकि इसकी बात पर यारम को शर्मिंदा कर रही थी। यारम हम वापस अपने इस फ्लैट में चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। रूह ने फिर से इसकी सीने पर हाथ रख के इसे अपनी तरफ मतवजा किया, जो ना जाने कहाँ खोया हुआ था, जबकि रूह को मुकम्मल अपने हसार में कैद किए वो इसके साथ बैठा हुआ था। नहीं रूह, मैं यहीं रहूँ, हम यहीं रहेंगे और वो सांप कैद है, जब तक इसे ना खोलूं वो बाहर नहीं आ सकता। और अब तुम मजीद इसके बारे में बात नहीं करोगी। पिछले 4 दिन से रूह की हर बात सांप से शुरू होकर सांप पे ख़त्म हो रही थी। यारम में बात नहीं करती, वो खुद आ जाता है हर बात में, प्लीज़ हम ये घर छोड़ देते हैं ना। इसने ये बात कोई 1000 बार दोहराई थी। ठीक है बाबा, हम जल्दी यहाँ से घर छोड़ कर चले जाएंगे, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ज़रा ऑफिस से हो आऊँ। वो प्यार से उसे बहलाते हुए पूछने लगा, जबकि रूह नफ़ी में गर्दन हिलाती इसके सीने पर सर रख गई। नहीं नहीं, आप मत जाइए कहीं भी नहीं, यहीं रहिए मेरे पास। वो इसे ज़ोर से पकड़ते हुए कहने लगी, जैसे वो इसे छोड़कर ही चला जाएगा। मेरा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, और मैरी और शिफा भी तो यही है, तुम्हारे पास बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा। प्लीज़ थोड़ी देर
इजाज़त दे दो। वो इसे बहलाने लगा जब रूह की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गया। अच्छा मेरा बेबी, तुम रोना बंद करो, नहीं जा रहा मैं कहीं भी। वो अपने हाथों से इसके आंसू साफ करते इसे अपने सीने से लगा गया। हाँ डेविल, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि फुरकान और मुल्क मिले हुए हैं। वो मुल्क फुरकान ही के आदमी है जो तुम्हारी और शान की खबरें इस तक पहुंचा रहा है। ये सिर्फ एक जासूस है और मेरे ख्याल से ये बात हमें शान को बतानी चाहिए। शारिफ ने कहा, नहीं, ये बात इसे बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन शान हमारे लिए काम करता है, इसे ये बात बताना होनी चाहिए। आखिर ईमानदारी भी तो कोई चीज़ है। शारिफ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, शारिफ वो हमारी टीम का आदमी नहीं है जिसके साथ हमें वफादार होना ज़रूरी है, और हमारे काम में कोई वफादार नहीं है, ये बात याद रखो। मुल्क को खसर हैंडल कर लेगा। कहाँ है वो? यारम कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, इसके सारे काम खसर संभाल रहा था। खसर तो लैला के साथ डेट पर गया है, मेरा मतलब है वो दोनों लंच करने गए हैं। शारिफ ने जल्दी से बात बदली, ऐसी ही एक डेट तुम भी मार लेते। शारिफ पिछले कुछ दिनों से यारम के गुस्से का शिकार हो रहा था। आज यारम बहुत अच्छे मूड में था, इसीलिए उससे कहने लगा, हाय भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है, तो गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती, डेट किसके साथ मारे। शारिफ ने एक नज़र सामने से आती मासूमा को देखा, जिसे देखते ही वो मुंह फेर गया था। जबकि मासूमा करीब से गुजर गई, वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे। क्योंकि मासूमा का क्या हुआ? यारम ने कहा, वो मुझे मुंह नहीं लगाती, मैं उसे मुंह नहीं लगाता, हिसाब बराबर। इसके बाद सुनकर यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैं तो सोच रहा था मैं और रूह तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दें मासूमा के साथ, लेकिन तुम तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। यारम ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कब कहा कि मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ? आपने तो इसके बारे में मुझसे बात ही नहीं की। अगर बात करते तो मैं कहता, मुझे दिल वो जान से कबूल है, प्लीज़ कुछ जुगाड़ कर लें। वो एक स्टाइल में कहता हुआ एंड पर मन्नतों पर उतर आया, जिस पर यारम कहका लगाकर हंस दिया। पहले लैला और खसर का कुछ हो जाए, फिर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यारम ने तसल्ली दी, अरे इन दोनों का कुछ नहीं होना, दोनों डेटे मारते हुए एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं, जिससे हम अक्ल के अंधे हैं, हमें कुछ नहीं समझ आ रही। शारिफ ने मुंह बसोर कर कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक वो दोनों खुद से बात नहीं करते मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहता। हमें इन दोनों को वक्त देना चाहिए ताकि वो ठीक से एक दूसरे को समझ कर फैसला करें। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो और आज सब डिनर करने मेरे घर पर करना। रूह का थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा। वो फोन बंद करते हुए बोला। वो रूह को ढूंढते हुए किचन में आया। शारिफ को कॉल करने से पहले इसने रूह को किचन में आने को कहा था। वो किचन में आया तो रूह चूल्हे पर कुछ रख के पान बनाने में मसरूफ थी। रूह, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया है, खाना बनाने के लिए नहीं। वो इतने अचानक बोला कि वो चौंक गई, और अचानक कढ़ाई हिलने की वजह से इसका थोड़ा सा घी इसके हाथ पर गिर गया। वो रूह ने फौरन अपने हाथ पीछे खींच लिया, जबकि यारम इस तक पहुंच चुका था। ये क्या किया तुमने? कितनी बार मना किया है, खुद को तकलीफ मत पहुंचाया करो। बहुत सुकून मिलता है तुम्हें मुझे दर्द में देखकर। रूह, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज के बाद तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो, वरना मैं सारी नरमी भुला दूंगा। अब तो यहाँ से चलो। वह इसके हाथ को नरमी से सहलाता सख्त गुस्से से डांट रहा था, जबकि रूह एक लफ्ज भी ना बोली। यारम का ये गुस्सा इसे ये बात याद दिलाता था कि यारम कभी भी इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। वो समझ चुकी थी कि वो इसे जितना प्यार करता है उतना ही उसके मामले में पॉजिटिव है। रूह को खुद भी अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत ना थी। आजकल यारम बात बात पर उस पर गुस्सा होने लगा था। वो करती ही ऐसी हरकतें थी कि उसे गुस्सा आ जाता, और इस बारिश के मौसम में कोई गर्म कपड़े या शॉल वो पहनती नहीं थी, जिसकी वजह से यारम के गुस्से का तकरीबन हर रोज निशाना बनती। अभी अभी इसकी हालत बेहतर हुई थी कि फिर से ये लापरवाही यारम को पसंद ना थी, इसीलिए यारम का ध्यान काम पर कम और इस पर ज्यादा रहता। इस वक्त भी वो ऑफिस में बैठा इसके बारे में सोच रहा था। फरकान को बुलाऊं यहाँ, जरा पूछो तो सही, हमसे गद्दारी करने की हिम्मत कहाँ से आई? उसने शारिफ से कहा, डेविल, तुम्हें लगता है ये काम फुरकान का है? मेरा मतलब है सारिम भी तो हो सकता है, इसके पीछे मुझे सारिम पर शक है। नहीं शारिफ, सारिम एक पुलिस इंस्पेक्टर है और मुल्क एक बहुत बड़ा गुंडा है। अगर घास से दोस्ती करोगे तो वो खाएगा क्या? ये काम सारिम का नहीं बल्कि फुरकान का है। कल मेरे आने से पहले वो यहाँ मेरे ऑफिस में होना चाहिए। यारम ये कहते हुए उठकर बाहर की राह ली। मैडम, हम जा रहे हैं, सर ने फ़ोन किया है कि वो आ रहे हैं, शिफा ने कहा। शिफा, अभी कुछ देर रुक जाओ, यारम आने ही वाले हैं। रुकिए। अब शिफा से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जबकि मैरी को उर्दू ठीक से नहीं आती थी, लेकिन इससे बात करने के लिए वो उर्दू में बात करने की अक्सर कोशिश करती। मैम, सर ने फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं, शिफा ने कहा तो रूह ने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सांप का डर अब कुछ हद तक कम हो चुका था, लेकिन यारम का डर बढ़ गया था। वो हर बात में से डांटने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि इसमें गलती इसकी अपनी है, इसीलिए खामोशी से इसकी सारी डांट सुन रही थी। वो भी क्या करती? यारम इसे भालू बनाकर रखना चाहता था और वो भालू बनकर नहीं रह सकती थी। शिफा के जाने के बाद वो बाहर आ गई, जब नज़र इसकी स्विमिंग पूल पर पड़ी। अब यारम के आने में बहुत वक्त था, तो क्यों ना थोड़ी देर इंजॉय ही कर लें।
तुम यहाँ इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? यारम का लहजा सख्त था, लेकिन अगले ही लम्हे यारम ने नोट किया कि वो दिसंबर के इस मौसम में स्विमिंग पूल के अंदर पैर दिए बैठी है। इसे अपने पीछे देखकर ये रूह घबरा कर खड़ी हो गई। वो मैं तो बस वो इसे कोई बहाना ना सूझा। अभी कल ही यारम ने इसे कहा था कि वो अपनी जात को एक तिनके का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अब ये इतनी सर्दी में स्विमिंग पूल में पैर दिए बैठी थी। शूज कहाँ है तुम्हारे? इस बार वो गुस्से से दहाड़ा था। पहले तो पुल में पैर दिए। इसे अपने पैरों में जरा सी तकलीफ महसूस ना हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर इसके पैर बर्फ बन चुके थे। बहुत शौक है तुम्हें इस तरह से अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का? यारम का लहजा सर था। इसने इसकी कदम इसकी तरफ बढ़ाया तो वो पीछे हटने लगी। यारम को इसकी तरफ से खौफ से दूर जाता देखता बिल्कुल अच्छा ना लगा। उसने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया और इसे अपनी तरफ आते देखकर वो पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन जल्दी दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ? तुम्हें मैं हंसता खेलता खुश रहता अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने अपने आप को तकलीफ पहुंचानी मतलब मुझे तकलीफ पहुंचाई। अब इसकी सजा दो, तुम्हें जरूर मिलेगी। यारम का लहजा अब सर भी सर था। नहीं यारम, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की। रूह ने जल्दी से बताया। ना जाने ये सर फिर आशिक इसके साथ क्या कर दे। तो तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी? यारम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जिस पर रूह ने ना में गर्दन हिलाई, लेकिन अगले ही पल इसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूट कर इसकी पलकों से गिरा। यारम का भारी बूट इसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज़ यारम अपने पैर मेरे पैर से हटाइए। इसके चेहरे से इसकी तकलीफ का अंदाज़ा यारम को बखूबी हो रहा था, लेकिन इसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर यारम ने इसका पैर और बुरी तरीके से कुचला, जिस पर रूह के होठों से बेसाख्ता चीख निकली। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें नंगे पैर देखा तो मैं तुम्हारे पैर ही काट दूंगा। प्लीज़ यारम पैर हटाइए, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं अब जूते भी कभी नहीं उतारूंगी। रूह ने रोते हुए कहा, जिस पर यारम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा बच्चा तो रो दिया। यारम ने इसके पैर से अपना पैर उठाते हुए कहा, चलो अपने कमरे में। अब की बार प्यार से उसका चेहरा साफ करते उसे पुचकारते हुए कमरे में जाने का कहा, जबकि रूह के लिए एक कदम उठाना भी महाल हो गया। तकलीफ से एक बार फिर इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपने आप को यारम की बाहों में महसूस किया। वो उससे उठाए कमरे की तरफ जाने लगा। पता है रूह, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर काट दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने बाहों में उठाकर चलना चाहता हूँ। यारम के अंदाज पर रूह ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जो इसी को देख रहा था। मजाक था? जान तो तुम सीरियस हो गई? यारम ने हंसते हुए कहा तो वो भी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अब इस पागल शख्स का क्या भरोसा, सच में ही इसके पैर इस वजह से ना काट दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से पैर पानी में रखने से बाद में तकलीफ होती है। वो इसे प्यार से समझा रहा था और इसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं, कुचलने से तकलीफ होती है। इसका गुस्सा कम देखकर रूह ने अपने दिल की बात कही। मैं तुम्हें तकलीफ कभी नहीं देना चाहता जान, लेकिन अगर मैं आज ये नहीं करता तो तुम रोजाना ये काम करती। रोज रोज तकलीफ सहने से बेहतर है कि एक ही बार सह लो। डेविल, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी तुम्हारे खिलाफ कर सकता हूँ? तुम्हारा वफादार हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। फुरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर यारम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ था। डेविल, फुरकान मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सारा काम जरूर इस इंस्पेक्टर का होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ वही तुम्हारे खिलाफ अपने आदमियों को छोड़े हुए। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूंगा। फुरकान इसके सामने बैठा अपने हाथ से अपने दूसरे हाथ के खून रोके हुए बैठा था, जो कि बुरी तरह से बह रहा था। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मुझे कल इन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफादार हो इसके बाद मुझे पता चल जाएगा। शारिफ, इसे अस्पताल ले जाओ। डेविल का ऑर्डर मिलते ही शारिफ उठकर खड़ा हुआ और फुरकान को अपने साथ देखकर उठा गया। तुम लैला को शादी के लिए कब प्रपोज करोगे? इन दोनों के जाने के बाद इसने खसर से पूछा। डेविल, मैं प्रपोज कर चुका हूँ। अब अगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वहां तुम लैला को प्रपोज करोगे। डेविल ने ऑर्डर दिया। ओके सर। वो और कोई हुक्म न खसर मुस्कुराया। ऑर्डर तो तुझे लैला देगी शादी के बाद, अभी तो तू बड़ा प्यार प्यार कर रहा है, बाद में पता चलेगा लैला किस खेत की मूली है। यार डरा क्यों रहा है, अभी तो वो पहली मंजिल पार की है प्यार की। खसर मुस्कुराते हुए उठा। मैं चलता हूँ, आज मेरा लैला के साथ डिनर प्लान है। खसर मुस्कुराता हुआ उठकर चला गया।
वो गाड़ी से निकला और तेजी से घर के अंदर जाने लगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी इतनी सी देर में वो आधे से ज्यादा भीग चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो सबसे पहले अपनी अजीज जान बीवी को देखना चाहता था। सबसे पहले इसने किचन में झांका, जहां वो अक्सर पाई जाती थी, लेकिन आज वहां नहीं थी। यकीनन वो ये बेडरूम में होगी। बेडरूम का दरवाजा खुला तो वहां भी नहीं थी। इसके गैर मौजूदगी में इसके किसी दुश्मन में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वह यहाँ आता। तो फिर वो कहाँ गई? वो जिस तरह से घर के अंदर आया था वैसे ही बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जब नजर सामने छत पर तेज बारिश में भीगती इसकी जान से प्यारी बीवी पर पड़ी। पहले तो उसकी तरफ से गायब होने पर इसे अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था, और अब वो बारिश में नहा रही थी। यारम गुस्से से सीढ़ियां चढ़ता तेजी से ऊपर की तरफ आया, लेकिन आज इसका रूप पर गुस्सा करने का कोई मूड न था। अब वो इसे प्यार से समझाने की कोशिश करता था, शायद अपने पागलपन पर कंट्रोल करना चाहता था। अब ऊपर खड़ा इसे देख रहा था। 32 साल जिंदगी में शायद ही इसे किसी औरत को इतना चाहा था, और वो औरत जात से दूर भागने वाला किस तरह से एक लड़की के जहन व दिल पर सवार हो गई कि इसे के बगैर जीने का तसव्वुर भी करते हुए भी इसकी जान पर बन आती थी। रूह को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन इसने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी सिवाय यारम के और कोई नहीं आ सकता। वो बिना पीछे मुड़े अपने काम में मसरूफ रही। अब वो इसे पर चीखेगा, चिल्लाएगा, तुम बारिश में क्या कर रही हो? रूह ने अपने आप को इसकी डांट सुनने के लिए तैयार कर लिया था। काफी देर तक कोई आवाज ना आई। फिर से इसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ। रूह ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वो आज तक समझ ना पाई थी कि उस शख्स में ऐसा क्या था जो इसकी मोहब्बत में इस हद तक डूब गई थी कि इसे सही और गलत की पहचान तक ना रही। वो अपने रब से दुआ मांगती थी कि जैसा भी है इंसान मिले, इसे प्यार करे, ये ना करे, इसकी इज्जत ना दे, इसके हक से ना दे, लेकिन अम्मी की जैसा इंसानियत से आरी ना हो। लेकिन यहाँ जो शख्स इसे मिला था वो इसे मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क करता था, इसकी इज्जत करता था, इसे इसके हुकूक देता था, लेकिन इंसानियत नाम की इसमें कोई चीज़ ना थी। अभी वो यही सब सोच रही थी जब अचानक यारम ने इसे सीधा किया और लड़खड़ाती हुई इसके सीने से लगी। वो अपना एक हाथ इसके सीने पर रख कर, लेकिन अगले ही लम्हे वो इसकी शर्ट पर वो दाग देख कर वो उससे दूर हटी, फ़कत एक नाखून जितना दाग। इसने बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा और फिर एक ही लम्हा ज़ाय किए बगैर वहाँ से भाग गई। इसके शौहर के अंदर इंसानियत नहीं बल्कि वो इंसानियत का कातिल था। वो तेजी से सीढ़ियां नीचे उतरती आई और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद बाहर से चीजें टूटने की आवाजें आना शुरू हो गई। इसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। वो इसके करीब आना चाहता था, इसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन रूह ने इसकी मोहब्बत का मुकाबला एक बूंद खून से कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड पर आ बैठी। इसे यकीन था यारम चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कभी ये कमरा खोलकर ये अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि यारम का अंदर का दरिंदा भी रूह यारम से इश्क करता है। तुम मुझसे नाराज हो रू? वो डिनर के वक्त इससे पूछ रहा था, जो मुंह फुलाए आराम से बैठी खाना खा रही थी। रू, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो कुछ ना बोली तो यारम ने फिर पूछा, क्यों नाराज हूँ मुझसे? अब यारम सीरियस अंदाज में इससे पूछने लगा, मेरी मर्जी। रू मुंह बनाकर बोली और फिर से खाना खाने लगी। इसकी इस हरकत पर यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। लेकिन मेरी मर्जी की वजह भी तो होनी चाहिए। अब ऐसे ही तो रूठने नहीं दूंगा तुम्हें। वो बहुत दिनों से अपने हाथ से खाना खिला रहा था, लेकिन आज वो खुद खा रही थी। कल रात की वजह से नाराज हो? सॉरी रूम, मैंने गुस्से में पता नहीं हॉल का क्या हाल कर दिया, लेकिन तुम भी तो ऐसे मुझसे दूर हुई थी, मुझे गुस्सा आ गया। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इसके आपके पैर पे चोट कैसी लगी यारम? यारम में भी बोल ही रहा था कि वो इसे देखकर पूछने लगी, अरे ये आज थोड़ी लगी है, ये तो कल लगी थी। पैर दरवाजे के बीच आ गया था। वो मुस्कुराकर बताने लगा, दरवाजे के बीच आ गया था, ये आप खुद लेकर आए थे? वो गुस्से से पूछने लगी, मेरा बच्चा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? यारम इसे बहलाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि आपने मेरे पैर पर चोट लगाई थी। मैं जानती हूँ आप ये सब जानबूझ कर करते हैं। यारम, मुझे इतना भी दर्द नहीं था कि आप अपने आप को तकलीफ दे दें। गलती मेरी भी थी, लेकिन जो आप कर रहे हैं तो तुम अपनी इतनी लापरवाही क्यों कर रही हो रूह? जब तुम्हें तकलीफ होती है तब मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारा दर्द मेरी जान लेता है। क्यों नहीं समझती हो तुम मुझे? तुम्हें तकलीफ में देखकर सुकून से नहीं रह सकता। प्लीज़ अब ये सब कुछ कबूल कर लो। मैं अब तुम्हें सफाइयाँ नहीं दूंगा। मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें ऐसे ही इंसान के साथ सारी जिंदगी रहना है। अब मुँह ठीक करो अपना। और इसका हाथ चूम कर बोला, मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है। थोड़ी देर के बाद वो कुर्सी इसके करीब घसीट कर करीब होके बोली, कुछ दिन बाद बात करवा दूंगा। यारम मुस्कुरा कर बोला, यारम, मैं इन्हें आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप क्या काम करते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूह जल्दी से बोली, जैसे यारम को फातिमा बीबी का डर लगा हो। बेबी,
तुम इन्हें बता भी दो तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अपने दिमाग से सवाल निकाल दो कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है या तुम यहाँ से जा सकती हो। कुछ दिन बाद बात करवा दूंगा, मुझे अभी बात करनी है। रूह जिद्दी अंदाज में बोली। रूह खाना खाओ, जिद मत करो। नहीं खाना मुझे खाना। रूह उठकर जाने लगी। रूह वापस आओ, ठीक से खाना खाओ आराम से, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ, वो गुस्से से बोला। रूह ने पलट कर घूरा, एक नज़र उसे देखा और फिर आकर सी साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। जितना चाहे नाराज हो, लेकिन नाराजगी में खाना खाना कभी मत छोड़ना। मुझे यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वक्त सिर्फ मेरा है, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सके। बात नहीं कर रही मैं आपसे, मैं नाराज हूँ आपसे। जब मेरा दिल होगा मैं खुद ही राजी हो जाऊंगी। बार बार मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। आराम से बैठकर अपना खाना खाइए। और गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, ओके। योर ऑनर। यारम अपना डिंपल छुपाता खाना खाने लगा। वो काफ़ी देर ऑफिस में रूम में बैठा अपने काम करता रहा। हर थोड़ी देर में से रूह का फुला हुआ चेहरा याद आ जाता। काम ज़्यादा था, इसीलिए वो सारा काम ख़त्म करके बेडरूम में जाना चाहता था। इसे जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। रूह खुश था कि रूह इसे कबूल कर लिया है। रूह इसकी हर तकलीफ को महसूस करती थी। यारम ने अपना जख्म खुद से भी छुपा रखा था। न जाने कब रूह ने देख लिया। उस दिन रूह का पैर कुचल कर वो बहुत बेसुकून था, इसीलिए उसी रात इसने अपना पैर दरवाजे में देखकर खुद को तकलीफ पहुंचाई थी। फिर क्या था, यारम पर साबित हुआ कि रूह का डर इसकी मोहब्बत से मुकाबला नहीं कर सकता। वो इसे कितना भी डरे, लेकिन वो इससे मोहब्बत भी करती थी। यारम को जो पिछले दिनों लग रहा था कि रूह का डर रूह की मोहब्बत पर हावी हो रहा है, अब यारम इसी बेचैनी से आज़ाद हो चुका था। वो हंसते हुए उठकर बेडरूम में आया। अब तक नाराज हो? रूह करवट लिए सो रही थी जब वो इसके करीब आया। मेरी जान, क्यों रूठती हो मुझसे? तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता हूँ, और ये वक्त सिर्फ मेरा है। इस वक्त तुम्हें मुझसे बातें करनी चाहिए। तुम्हें मुझे फातिमा बीवी से बात करके सारा टाइम वेस्ट करना चाहती हो। और वो इसके बालों में उंगलियां फेरता कहने लगा, जब इसे एहसास हुआ कि रूह सो रही है। आज मैं लेट हो गया, रूह जल्दी सो गई। यारम ने खुद से बड़बड़ाते इसका गाल चूमा, फिर इसे अपनी बाहों में भरकर कंबल ठीक करके खुद भी आंखें बंद कर गया। अब जिंदगी आसान लगने लगी थी। रूह ने इसे कबूल करके इसे एक नई जिंदगी दी थी। वो बहुत खुश था। रूह की आंख खुली तो हर रोज की तरह अपने आप को यारम की बाहों में कैद पाया। वो कितनी ही देर उसे देखती रही, हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी से बाल पीछे किए। वो इतना खुश रहने लगा था कि नींद में भी अक्सर मुस्कुराता था। आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो, बस यही जो आपकी डिंपल है ना। वो इसके डिंपल पर उंगली फेरते हुए सोच रही थी, ओह तो मैं नाराज हूँ इनसे। इसने झट अपनी उंगली उठाई और एक झटके से यारम का हाथ खुद से अलग किया कि यारम की आंख खुल गई। अपना हाथ संभाल कर रखिए, मैं नाराज हूँ आपसे। वो गुस्से से दिखाते हुए उठकर वॉशरूम में चली गई। हाँ, ये मासूम नाराज गया। वो मुस्कुराता हुआ करवट लेकर फिर से सो गया। कुछ पता चला? मैंने तुम्हें इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था। नहीं, कुछ पता नहीं चला। जो कोई भी है बहुत होशियारी से अपना काम कर रहा है, खसर ने जवाब दिया। शारिफ, तुम्हें मैंने काम दिया था मुल्क को पीछा करने का, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने शारिफ को देखते हुए पूछा। डेविल में बस जा रहा था। बहुत गैर जिम्मेदार हो रहे हो तुम शारिफ। मैं तुम्हें जो काम देता हूँ नहीं कर पाते हो। हर वक्त किसी ना किसी मस्ती में लगे रहते हो। तुम चाहते हो कुछ सीखो खसर से, किस तरह से अपना काम खत्म कर देता है। और एक तुम हो कि निहायत अफसोस होता है तुम्हें अपनी टीम में देखकर। डेविल, अभी भी जा रहा हूँ। नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहूँ। यारम गुस्से से कहता अपने ऑफिस में चला गया, जबकि खसर नजरें नीचे किए हंस रहा था। इसे अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन आएगा जब डेविल को मैं बेस्ट लगूंगा। और खसर जीरो। वो खसर को घूरते हुए बोला, जो अभी भी उस पर हंस रहा था। बेटा, घूरना बंद कर, जो काम दिया है वो कर, या मैं कुछ सिखा दूं? इसने यारम की बात दोहराते हुए कहा तो शारिफ को और गुस्सा चढ़ा। अपने काम से मतलब रखो खसर, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। वो इसे कहता बाहर निकल गया, जबकि खसर इसे देख कर रह गया। वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या खबर है? मुल्क ने पूछा। सर जी, आज सुबह सुबह शारिफ की डेविल के साथ बेइज्जती हुई है, जिस पर खसर ने इसका मजाक उड़ाया। यकीन करे, शारिफ खसर को ऐसे घुर रहा था जैसे इसकी जान ले लेगा। गुड, ये तुमने वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब वो फ़ोन बंद करो, इन लोगों पर नज़र रखो। मुल्क फ़ोन बंद कर चुका था। अगर शारिफ मेरा हाथ लग जाए तो मैं इस खसर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर मैं खसर और शारिफ को बीच से निकाल दूँ तो फिर डेविल की सबसे बड़ी कमजोरी होगी इसकी बीवी। मैं इसकी बीवी को लेकर डेविल से कोई काम भी करवा सकता हूँ, और फिर दुबई का डॉन होगा मुल्क। मुल्क खुद ही अपने ख्यालात पर हर खुलकर हंसा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है मुल्क? हम ऑफिस में आज वैसे ही मिलने वाले थे। शारिफ साइड पर मुल्क से मिलने आया था। शारिफ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब डेविल तुम्हारी इस खसर की वजह से
इतनी बेइज्जती करता है, जाने तुम कैसी ये सब कुछ सह लेते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खसर को जान से मार देता। मुल्क ने इसके तासीरात जानने के लिए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये सब बातें करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? शारिफ गुस्से से बोला। नहीं, मैं तुम्हें खसर की जगह दिलवाने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। वो आखिर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो डेविल की नज़रों में इतनी अहमियत का हामिल है, जबकि तुम इससे ज़्यादा और इससे बेहतर काम करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो अहमियत नहीं मिलती जो इसकी है। वजह जानते हो? वजह यह है कि वो बचपन से ही इसके साथ है। वो इसका वर्कर होने से पहले इसका दोस्त है, और वो इसका दोस्त कैसे बना? यकीनन डेविल की दोस्ती हासिल करने के लिए। इसने कुछ तो ऐसा किया होगा। अगर तुमने इसकी नज़र में ही अहमियत पाना चाहते हो, तो तुम खसर की जगह लेना चाहते हो, तो तुम्हें भी इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद डेविल ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुम इसके असल वफादार साथी हो। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ? शारिफ को इसकी बात ठीक लगी, इसलिए पूछने लगा। तुम डेविल की बीवी को अगवा कर लो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शारिफ ने इसके गिरबान पकड़ा। अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम इसकी बीवी को किडनैप कर लो, ये नहीं कह रहा कि इसे कोई नुकसान पहुंचाओ। वो लड़की डेविल की कमजोरी है, जब वो डेविल की नज़रों से दूर होगी तो वो पागलों की तरफ से ढूंढेगा। ऐसे में तुम इसकी बीवी को वापस लेकर आओगे तो वो तुम्हें खसर से ज़्यादा अहमियत देगा, और फिर खसर का पता कट और तुम्हारा पत्ता। इन मुल्क मुस्कुराया तो शारिफ भी मुस्कुराया। यारम की नज़रों में अहमियत हासिल करने के लिए प्लान बुरा नहीं है। शारिफ ने मुल्क को अपने गले लगाते हुए कहा। मुल्क, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। शारिफ ने बात आगाज किया। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हारी खसर के साथ क्या दुश्मनी है? शारिफ ने पूछा। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्यों बेकार में डेविल की नज़र में इतना अहम बना हुआ है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इससे बेहतर हो। लेकिन फिर भी तुम्हें सब में क्या फ़ायदा? अब तुम इतने अच्छे तो हो नहीं कि मेरे प्यार में ये सब कुछ कर रहे हो। शारिफ ने पूछा। मुझे ये फ़ायदा, खसर को निकाल कर तुम मुझे डेविल की टीम में लाओगे। शान के साथ काम करने का क्या फ़ायदा? वो खुद एक गुलाम है। इसके हाथ गुलामों वाली फीलिंग आती है, जबकि डेविल के साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे विनर जा रहा हो। शान के साथ ही क्या, कुछ भी नहीं, वो खुद भी जीरो है। वो अपने साथ अपने सारे साथियों को भी जीरो कर रहा है। वैसे तुम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? शारिफ ने पूछा। मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ शारिफ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जीने के लिए अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं डेविल की नज़रों में आना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम सिर्फ इसकी बीवी को उठा रहे हो? मैं इसकी बीवी को मार भी सकता हूँ, मुल्क ने सिगरेट जलाते हुए कहा। ऐसा सोचना भी मत, वो बहुत प्यार करता है उससे, रूह से। डेविल की कमजोरी है, इसलिए तो मैं पहला हमला ही इसकी कमजोरी पर कर रहा हूँ, मुल्क ने हंसते हुए कहा। वो घर आया तो रूह अब भी मुंह बनाए बैठी थी। वो हंसते हुए इसके करीब आया। मैडम, आपने कहा था आप खुद ही राजी हो जाएंगी, तो कब तक इरादा है आपका राजी होने का? वो इसके करीब बैठकर पूछने लगा। मैं ड्रामा देख रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। रू ने उंगली मुंह पर रखते हुए इससे चुप रहने का इशारा किया। यारम ने एक नज़र स्क्रीन पर देखा, जहाँ कोई इंडियन एक्ट्रेस अपने तमाम तर जलवे बिखेरे डांस कर रही थी। रू, क्या नाच गाना देख रही हो? रू, इधर देखो ना, मेरी तरफ, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। यारम ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या मसला है? ड्रामा देखने दें मुझे, और आप बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैं नाराज़ हूँ आपसे, हटिए पीछे। वैसे तकरीबन 1 फुट का फासला बनाते हुए बोली। हाँ, तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। यारम और उसके करीब हुआ। मैंने कहा था ना मैं अपने आप राजी हो जाऊंगी, तो फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? पड़े रहिए सुकून से, ड्रामा देखने दे मुझे। रू, यारम ने लाड से पुकारा। यारम, उठिए यहाँ से, आप मेरा ड्रामा खराब कर रहे हैं। रू ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तुम राजी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ड्रामा देख लेने दूंगा। जब तक तुम राजी नहीं होती, मैं तुम्हें कोई ड्रामा नहीं देखने दूंगा। आप जाइए यहाँ से, तो मैं शायद आपसे राजी होने के बारे में सोच सकती हूँ। रू ने मुंह बनाकर कहा तो यारम की डिंपल नुमाया हुए। मतलब ड्रामा इतना इंपॉर्टेंट है? मियाँ जाए भाड़ में, यारम ने आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ तो मैं नाराज़ हूँ ना, रू ने किसी मुजरिम की तरह याद दिलाया। हाँ तो मैं मना रहा हूँ ना, वो भी इसी के अंदाज में बोला। लेकिन मैं खुद राज़ी हो जाऊँगी, रू ने समझाना चाहा। रू, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अगर तुम राज़ी हो सकती हो तो हो जाओ, वरना फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से मनाऊंगा। यारम उठकर अंदर चला गया। बंदा अपनी मर्जी से नाराज़ भी नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से राज़ी भी नहीं हो सकता। रू ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। हाँ तो किसने कहा था इतना यूनिक स्टाइल में नाराज़ होने के लिए? वो कहाँ पीछे रहने वाला था, कहता वो अपने ऑफिस रूम में चला गया। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।